हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त सबके प्री बोर्ड आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डाली जाए, वो शायद आप सबको अच्छी लगेगी। तो ये हमारे क्लास 12th की विस्तृत बुक का पहला चैप्टर है, द थर्ड लेवल बाय जैक विने। इसमें बताया जाता है कि किस तरह से एक इंसान एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि नरेटर ने हमें किसी तरह की भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है उस बारे में। अब कहानी इस तरह से शुरू होती है। ये कहानी वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम आपको नॉर्मल तरह से इस कहानी का पूरा एक समअप बता देंगे कि कैसे समराइज़ कर सकते हैं इस कहानी को आप ईजी वे में। तो इसमें बताया जाता है कि एक हमारा नरेटर है जिसका नाम है चार्ली, जो अपनी एक कहानी हमें बता रहा है। वो 31 ईयर ओल्ड है। तो आप देख सकते हैं इस पेज पे हमें ये चीज़ मिलेगी। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड। और वो बता रहा है कि वो टैन गवर्डाइन सूट मतलब अब उसने अपनी नरेट करना शुरू करी है, मतलब उन्होंने बताया है कि वो चार्ली है, 31 ईयर ओल्ड है। वो बताता है कि मैं कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। वो बता रहा है कि मैं अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त के पास गया था। क्यों गया था? क्योंकि उसे लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा स्टेशन रहा होगा उस समय, वहाँ पर केवल 2 स्टेशन मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन ये तीसरे पार्ट में भी गए हैं। जबकि वहाँ के कर्मचारियों ने एक तरह से अपने टाइम टेबल्स पर, जैसे हम लोग गीता पर रखकर कसम खाते हैं, वैसे उन्होंने भी अपने टाइम टेबल्स पर रख के कसम खा ली कि वहाँ पर सिर्फ 2 हैं। तो उन्हें लगा कि शायद वो कुछ पागल से हो गए, इसलिए वो अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त के पास जाते हैं और उन्हें ये पूरा किस्सा बताते हैं कि वो कैसे थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुँच गए थे। और तब उनका नरेटर जो उसका नरेटर को उनका साइकेट्रिस्ट दोस्त बताता है कि हो सकता है कि ये उसकी एक ऐसा सपना हो, वो जो जागती आंसुओं से देख रहा हो। उसने कहा हो सकता हो कि वो खुश ना हो अपनी इस दुनिया से। तो इससे जो नरेटर की वाइफ है, वाइफ का नाम है लुइसा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसे लगता है कि कहीं साइकेट्रिस्ट उसके बारे में तो नहीं कह रहा है कि कहीं वो उसकी वजह से तो दुखी नहीं है। लेकिन वो समझाता है नहीं, क्योंकि आजकल की जो नई दुनिया है वो इनसिक्योरिटी, डर, लड़ाई, परेशानी, इन सब बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई हैं और हर कोई चाहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। कौन नहीं चाहेगा ये बात? हर कोई चाहता है। लेकिन वो अगर नरेटर का ये सोचना है कि अगर ये बात हर कोई चाहता है तो सिर्फ वो ही क्यों पहुँच गया उस तीसरे स्टेशन पर, उस तीसरे लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ये जो रीज़न है, इसके सारे फ्रेंड्स इस बात को क्यों मानते हैं? क्योंकि सारी चीज़ें इस चीज़ को क्लेम करी। उन्होंने कहा एवरीथिंग पॉइंट से दे क्लेम्ड। तो कौन सा पॉइंट है कि वो स्टैम्प कलेक्शन करता है। स्टैम्प कलेक्शन जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसका मानना ये है कि जो नरेटर है वो स्टैम्प कलेक्शन इसलिए करता है, वो एक जो बहुत हार्श रियलिटी है, बहुत कठोर सत्य है, वो उस चीज़ से भागना चाहता है कुछ देर के लिए। लेकिन नरेटर का ऐसा मानना नहीं है। जो उसके दादाजी थे, उनको क्या ज़रूरत थी रियलिटी से भागने की, लेकिन उनका जो स्टैम्प का कलेक्शन था वो तो काफ़ी अच्छा था। उनके दादाजी का स्टैम्प का जो कलेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था। उनके पास हर यूएस इशू, मतलब जो हर बार जो इशू निकलता था उसके जो 4 एक साथ एक ब्लॉक्स में आते थे, वो उनके पास थे। उनके पास अधिकतर फर्स्ट डे कवर्स भी थे। अब आगे हम लोग चैप्टर में जानेंगे कि फर्स्ट डे कवर क्या है। फर्स्ट डे कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो हैं वो भी अपने स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। चलिए छोड़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एक बार क्या हुआ चार्ली के साथ। चार्ली क्यों अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त के पास गया? क्योंकि एक बार गर्मी का टाइम था, वो उसको देर हो गई थी घर आने में, वो बस अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था। तो उसने सोचा क्यों ना वो बस की जगह पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन में चला जाए। तो उसे समझ नहीं आया उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने उस दिन टैन गबर्डाइन सूट पहना हुआ था। आप देख सकते हैं ये सूट की उन्होंने पिक्चर दी है। टैन गबर्डाइन सूट और एक स्ट्रॉ हैट पहनी थी, एक फैंसी बैंड के साथ। वो बहुत सारे लोगों के पास से वहाँ निकल गया जो लोग इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे।
और वो कहीं किसी चीज़ से भागना नहीं चाह रहा था उस वक्त, उसे कोई डर नहीं था उस वक्त, बस वो अपनी वाइफ लूसा के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहा था। तो उसने ग्रैंड सेंट्रल से, जो वैंडरबिल्ट एवेन्यू से, वो ग्रैंड सेंट्रल के अंदर एंटर किया। अब एक जगह है वैंडरबिल्ट एवेन्यू, उससे उसने ग्रैंड सेंट्रल में एंट्री करी। ग्रैंड सेंट्रल बहुत बड़ा स्टेशन है, उसके कई एंट्री और एग्जिट हैं। तो इन्होंने कहा वो पहले फर्स्ट लेवल पे गए। फर्स्ट लेवल पे जो ट्रेन थी वो 20वीं सेंचुरी के हिसाब से थी। फिर वो सेकेंड लेवल पर गए। सेकेंड लेवल पे जो ट्रेन्स थी वो सब अर्बन ट्रेन थी, जो कि निकलने जही वाली थी। तो अब वो थोड़ा, फिर वो नीचे उतरने लगा तो वो खो गया। अब उसने बताया, उसने आगे की कहानी फिर रोक दी। उसने बताया क्यों खो गया। वो इसलिए खो गया क्योंकि वो, चाहे वो हज़ारों बार उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से निकले, लेकिन हर बार वहाँ पे कोई ना कोई नया डोर, नया मतलब नई सीढ़ियाँ, नए कॉरिडोर्स मिलते ही मिलते हैं। एक बार तो अब उसे अपना किस्सा बताने लगा। इसने कहानी में वो कई बार वो अपने किस्से बताने लगता है, शुरुआत में भी करा, फिर लास्ट में बताया, ऐसे मतलब आपको मिलता है। तो इन्होंने कहा वो एक बार एक टनल में घुस गया। वो टनल कुछ बहुत ही लंबी रही होगी, 1 माइल लंबी थी वो टनल। और फिर उससे वो रूजवेल्ट होटल के पास निकला जाके। दूसरी बार वो फिर निकला तो 46 उसकी ऑफिस बिल्डिंग से 3 ब्लॉक दूर 46 स्ट्रीट पे वो पहुंचा। कभी कभी तो वे ये सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल तो एक ऐसा पेड़ लग रहा है जो हर वक्त अपनी जड़ें नीचे फैलाता ही जा रहा है, ऐसे जिसमें नए कॉरिडोर, नए स्टेयरकेसेस निकलते ही रहते हैं। हो सकता है कि कोई, दिस प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज। जब वो उस टनल के अंदर, मतलब कोई जानता नहीं है कि वहाँ का एक बहुत फेमस पार्क है, सेंट्रल पार्क, टाइम स्क्वायर, जगह ऐसी बहुत फेमस है। हो सकता है कि वहाँ तक भी कोई टनल ग्रैंड सेंट्रल से जाती हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक लोग नहीं जानते। ग्रैंड सेंट्रल एक एग्ज़िट का वे भी है, क्योंकि जो इंसान अब भागना चाहता है उसके लिए ये एक एग्ज़िट का वे रहा है। और इस तरह से वो उस टनल के अंदर पहुंचा, लेकिन उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को अपने इस आइडिया के बारे में कभी नहीं बताया। कॉरिडोर जो है वो जा रहा था, उसने अपनी, मतलब अपने लेफ्ट में चलता है, क्योंकि जो कॉरिडोर होते हैं वहाँ के वो थोड़े स्लैंटली जो होते हैं, टिल्ट होते हैं, नीचे की तरफ थोड़े झुके हुए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ढलाने नहीं होते, जैसे हम हिंदी में कहें ढलान होती है, तो वैसे ही उनके कॉरिडोर होते हैं, और वो बस उसमें लेफ्ट की तरफ चलना होता है। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, बट आई केप्ट। मुझे लगा कि उसने कुछ गलती करी है, लेकिन वो तब भी चलता रहता है। और जब वो चल रहा था तो केवल उसको अपने कदमों के आहट सुनाई दे रही थी, और उसके आसपास कोई भी नहीं निकल रहा था। केवल उसे लग रहा था केवल खाली जगह है। जब कुछ देर बाद उसे ऐसी, मतलब इतनी खाली सनसनाहट से उसे कुछ देर बाद लगा कि कोई बोल रहा है। फिर उसने कुछ सीढ़ियाँ उतरी और वो 3rd लेवल पहुंच गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। उसे कुछ देर तो लगा कि वो 2nd लेवल पे वापस आ गया है, लेकिन फिर उसने देखा, अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि 3rd लेवल किस तरह का था। रूम छोटे थे, कुछ ही टिकट के लिए विंडोज़ थी, थोड़े से ही ट्रेन गेट थे। इंफॉर्मेशन बूथ जो बना था इस वक्त बहुत डिज़ाइनर था, लेकिन उस वक्त वो वुड का बना हुआ था और बहुत पुराना लग रहा था। जो इंसान उस बूथ में बैठा हुआ था वो ग्रीन कलर का आई शेड पहने हुए था, और उसके जो लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, मतलब उस वक्त की रोशनी बहुत ज़्यादा वैसी, मतलब डिम होती थी, जिससे आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता था, इसलिए उसने ग्रीन आई शेड और लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए पहने हुए थे। फिर उसका ध्यान गया ये लोग क्यों पहने, तो उसने देखा कि जो लाइट्स हैं वो बहुत डिम हैं और बार बार फ्लिकर कर रही हैं। तो उसने फिर ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने देखा कि वहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं, जो पुराने ज़मानों में होती थी, जैसे आजकल इंडिया में आपको पुराने गाँव में मिल भी जाएंगी। गाँव में क्या, इवन शहरों में भी लोग रखते हैं उसे। इस कुछ लालटीन टाइप में होती है, लालटीन हम लोग कहते हैं हिंदी में उसे, इमरजेंसी टाइप में होती है। उस वक्त उसमें तेल वेल डाल के यूज़ करा जाता था। There were brass spittoons on the floor and across the station of a glint of light caught my eye. अब वहाँ पे वो टहल ही रहा था, तभी उसके नज़र एक इंसान में पड़ी। उसने अपने पॉकेट से गोल्ड की वॉच निकाली। उसने उसका कवर हटाया, वॉच की तरफ देखा, और बहुत हड़बड़ाहट में से लग रहा उसे कुछ चीज़ छूट गई। उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था जिसमें कुछ डिज़ाइंस थी, और उसका जो ही हैड अ बिग ब्लैक, उसकी जो मुस्टेक की डिज़ाइन थी, मतलब जो मूँछों की डिज़ाइन थी उसकी, वो भी बहुत ही अच्छी थी और डिज़ाइनर थी। फिर उसने अपने आसपास सभी को देखा। सभी लोग, ऐसा लग रहा था कि कुछ 1890s के हिसाब से रेडी हैं। उसने कभी इतनी मूछें नहीं देखी थी, या फिर साइड बर्न्स लास्ट में डिज़ाइन नहीं देखी थी अपनी ज़िंदगी में। एक वुमेन उसके पास से निकल के गई, एक औरत उसके पास से निकल के गई। उसने मतलब
ड्रेस ऐसी पहनी थी कि जो उसकी स्लीव्स थी वो मटन थी, मतलब आगे से थोड़ी फूली फूली फिर बन जो होती हैं आजकल, और स्कर्ट जो थी उसकी हाई बटन थी, ऊपर तक थी। उस बैक ऑफ हर आउट ऑन ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, वहाँ पे जो पीछे पहले करियर टाइप में चलते थे ट्रेन के बाद, वो वहाँ पे फिर उसने देखा। अब तो मतलब एक तरह कहावत उसने बोली कि लग रहा है कि वो, जैसे हम लोग कहते हैं बाबा आदम के ज़माने में आ गए, वैसे उन्होंने कहा अब तो लग रहा है आइव्स लोकोमोटिव के, हमें लग रहा है उसने आ गए हैं। तो उसने सोचा कि क्या मैं असलियत में कहीं बहुत पीछे आ गया हूँ टाइम में। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय के पास गया। अक्सर आप देखते हैं स्टेशन पे न्यूज़ बॉय आपको मिल जाते हैं जो पेपर्स लिए खड़े रहते हैं। उनके पास गया और उसने वहाँ से पेपर उठाया। जो पेपर था उसने उसे और चौंका दिया। पेपर था द वर्ल्ड एक ऐसा पेपर है जो 1890s के वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के बाद से शायद पब्लिश होना बंद हो गया था। तो ये जो स्टोरी, उसमें जो लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवेलैंड के बारे में थी, और हमें चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि उस वक्त प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट थे जो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो अब इन्होंने कहा अब तो मतलब बहुत पीछे आगे प्रेसिडेंट क्लीवेलैंड थे। फिर उसने देखा कि उसमें प्रिंट जो था वो था जून 11 1894 का। हम वो जल्दी जल्दी गया टिकट विंडो के पास जो कि 3rd लेवल ग्रैंड सेंटर में थी। तो उसने सोचा कि लाओ क्यों ना मैं अपनी वाइफ और अपने लिए यूनाइटेड स्टेट में जहाँ भी हम घूमना चाहें वहाँ पे 1894 में घूम सकते हैं, तो क्यों ना हम 2 टिकट ले लें गेल्सबर्ग इलिनोइस। अब गेल्सबर्ग इलिनोइस का भी डिस्क्रिप्शन देगा क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इसके बाबा रहते थे। क्या अभी आपसे पूछ रहे हैं क्या आप वहाँ गए थे, डिस्क्रिप्शन देने के लिए इंसान पूछता है कि आप वहाँ पे गए थे, बताएगा कि वहाँ पे बहुत अच्छा टाउन है, वो बड़े बड़े घर हैं, बड़े पुरानी तरह से बने हुए, बड़े बड़े लॉन्स हैं, ट्रीज़ बड़ी बड़ी हैं कि वो लोग एक दूसरे की ब्रांचेज ऊपर छूती हैं, एक रूफ टॉप स्ट्रक्चर बना देती हैं। 1894 में जब वहाँ समर इवनिंग्स होती हैं तो मतलब इसे बहुत लंबी लगती, दुगनी लगती हैं। लोग अपने लॉन्स में बैठते हैं, सिगार्स पीते हैं, आराम से बातें करते हैं। वुमेन जो होती हैं पाम लीफ का पंखा बना के अपने हाँक रही होती हैं, और जो फायर फ्लाइज हैं वो हर तरफ उड़ रही होती हैं। कितना शांत माहौल होता है उस समय। वो इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये वो समय है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी 20 साल बाकी है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को तो शायद 40 साल बाकी हैं भविष्य में। इसीलिए वो 2 टिकट चाहता है फ्यूचर में वहाँ पर जाने के लिए ताकि वो ले पाए। उसने क्लर्क जो है क्लर्क ने उसकी फैंसी हेडबैंड की तरफ देखा क्योंकि वो तो 20s के हिसाब से रेडी था, लेकिन वो और जो ईयर था वो तो 1890s का था। तो उसको अजीब तरह से देखना तो था ही। और उसके पास इतना मनी था कि वो 2 कोच टिकट खरीद पाए। लेकिन जब उस क्लर्क ने उस पैसे को देखा तो क्लर्क उसे घूरने लगा। उसने बिल्स की तरफ देखा, उसने कहा ये पैसे नहीं है साहब। लेकिन उसने कहा क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। उसने अपने फिर जो चार्ली है उसने अपने कैश ड्रॉयर में देखा, मतलब जो उसका क्लर्क का कैश ड्रॉयर था उसने खोला रखा था। उसने देखा अरे यहाँ पे तो पुरानी करेंसी है, और जो उस वक्त हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज। तो मतलब समझो दुगनी तिगनी थी उस करेंसी की, जो हमारी नई आजकल हम लोग जो करेंसी यूज़ कर रहे हैं उसकी करेंसी छोटी थी वाली। तो लेकिन अब चार्ली कह रहा है कि सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन जेल के बारे में अभी भी कुछ अच्छा नहीं है वहाँ पर। तो बस यही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जहाँ से आया था ये वहीं से वापस आ गए। जब दूसरे दिन वो जब ऑफिस में लंच आवर हुआ तो उसने $300 जो पूरे मतलब उसके बैंक में जितने भी थे पैसे $300 उसने निकाले, उनको ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करा दिया। जो कि उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त को बहुत परेशानी हुई जानकर कि उसने अपने सारे पैसे निकाल कन्वर्ट करा लिए, क्योंकि अगर आप किसी पुराने समय के पैसे लेना चाहते हो तो आपको प्रीमियम भी देना पड़ता है। तो उसे जो $300 थे वो उसके $200 में ही बचे। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी चार्ली को, क्योंकि उस वक्त ज़माना बहुत सस्ता था और एग्स जो हैं डज़न भर एग्स उसे 13 सेंट के पड़ते। लेकिन उसे वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला जो कि ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन तक ले जाता, जबकि उसने बहुत मेहनत करी उसे खोजने के लिए। लूज़ा भी अब बहुत परेशान होने लगी थी जो कि उसकी वाइफ है। और जब मैंने उसे इस सब के बारे में बताया तो उसने कहा आप प्लीज़ वो तुम 3rd लेवल के में मत देखो। और कुछ देर बाद मैं रुक भी गया, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में वापस जुट गया। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं अब ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों लोग ऐसा देखने लगे। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो उसका जो दोस्त था सैम वीनर वो खो गया था, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। लेकिन ऐसा नरेटर को लगता है यानी चार्ली को लगता है कि जो सैम एक सिटी बॉय है वो हमेशा उससे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था।
आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड, मतलब जब मैं बताता था मैं वहाँ स्कूल जाता था, वहाँ पे ऐसा खेलते थे, ऐसे वहाँ पे लोग बैठते थे, तो वो हमेशा कहता था मुझे इस जगह के बारे में जानकर बड़ा अच्छा लगता है। तो अब वो वहीं पर है 1894 में, क्योंकि एक रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ कुछ कर रहा था तब मैंने एक फर्स्ट डे कवर देखा। फर्स्ट डे कवर हमने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे कवर के बारे में मेरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, लास्ट लाइन के 5th पेज पे शुरू होती है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय स्टैम्प, जब भी एक नया स्टैम्प इशू होता है तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वो अपने लिए कुछ खरीद लेते हैं। बाय एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स, और उसी को तुरंत एनवेलप अपने आप ही को मेल करते हैं उसी के फर्स्ट डे सेल के शुरुआत में, और जो पोस्टमार्क होता है वो डेट को प्रूव कर देता है। तो ये जो एनवेलप है इसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं। ये एनवेलप कभी खोले नहीं जाते क्योंकि इसके अंदर इंसान हमेशा ब्लैंक पेपर रखता है। उस रात उसके सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर में जो एक ऐसी चीज़ मिली जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो वहीं पर थी। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर। अब ये चार्ली के पास ये नहीं आया था फर्स्ट डे कवर, ये फर्स्ट डे कवर उसके दादाजी के पास आया था जिनका घर गेल्सबर्ग में था, और उस एड्रेस को प्रमाण दे रहा था। एनवेलप पे जो एड्रेस था वो उस चीज़ को प्रमाण दे रहा था। वो उसके दादाजी को 18 जुलाई 1894 को आया था। पोस्ट मार्क ने डेट बता दी थी। मुझे तो याद भी नहीं है। स्टैम्प कोई 6 सेंट का था, डल ब्राउन कलर का होगा, जिसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो थी। नेचुरली जब एनवेलप मेरे ग्रैंड डैड को आया होगा तो उन्होंने अपने कलेक्शन में रख लिया होगा, और आज मैंने उसे उठाया और ओपन किया, लेकिन उसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें लिखा था। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या लिखा था? उसने लिखा था चार्ली, आई गॉट टू विशिंग, मुझे मतलब वो चाहता था कि तुम जो कह रहे हो वो सही हो। कौन चाहता था? अब आपको एक मतलब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। फिर मुझे विश्वास हुआ कि तुम सही थे चार्ली, ये सच है, मैंने 3rd लेवल खोज लिया है। मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ, और इस वक्त जो स्ट्रीट के उस पार, सड़क के उस पार डेली जो है वो पियानो बजा रही है, कोई पियानो बजा रहा है, और सभी लोग अपने घर से बाहर निकलकर सेइंग नेली होम गा रहे हैं। मुझे भी इनवाइट किया गया है लेमोनेड, चाय पानी के लिए। जल्दी आ जाओ चार्ली और लूसा, मैं तुम्हारे लिए 3rd लेवल पर अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है, मुझ पर विश्वास करो। नोट सैम ने साइन कर रखा था। अब सैम इनका एक दोस्त है, इन्होंने अभी तक हमें क्या बताया, सैम इनका एक दोस्त है। ये अब स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर गए, इन्होंने देखा जो सैम है उसने $800 निकाले थे ओल्ड स्टाइल करेंसी के, जो कि उस वक्त मतलब अब जो 1894 में इनका दोस्त पहुंच गया वहाँ पे उसका एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। उसने हमेशा कहा था कि वो ऐसा मतलब दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, मतलब वो यही चाहता था, लेकिन अब वो अपने बिजनेस में नहीं जा सकता वापस। अभी तक हमें पता नहीं है कि सैम कौन सा बिजनेस करता है। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनोस, वो गेल्सबर्ग इलिनोस 1894 में तो वो बिल्कुल ही नहीं कर सकता उसका ओल्ड बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। अब देखिए कहानी में पता चला कि सैम ही उसका साइकेट्रिस्ट था, सैम ही वो था जो पहले उससे कह रहा था इस बात पे भरोसा मत करो, लेकिन अब वही सैम पहुंच चुका है 1894 में। अभी तक इन्होंने बिल्कुल हमें कहीं भी नहीं बताया कि क्या ये जो कहानी है ये केवल एक इमेजिनेशन था। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके इस तरह से हैं कि डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस. What are the ways in which we attempt to overcome them in the behalf of the story? अब अगर आपको आंसर्स चाहिए या फिर और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग आपको वो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही नई वीडियोस चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपने प्री बोर्ड से पहले इस वीडियो को देखना चाहिए तो ज़रूर आप एक बार इस वीडियो को देखिए। और आपको कुछ अच्छा ना लगा हो, कुछ व्यूज़ हों जो आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।